Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss new topic, the judiciary. Last lecture we have discussed the executive and legislation. Today we are going to discuss the judiciary. Judiciary जो है वो क्या है, judiciary का रोल क्या है और judiciary जो है वो किस तरह से अपने फंक्शन परफॉर्म करती है, जजेस को किस तरह से जो है वो सिलेक्ट किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस क्या है, डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस क्या है, तो ये आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे। मॉडर्न स्टेट हैज 3 ऑर्गन्स, फर्स्ट द लेजिस्लेशन, सेकंड एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड जुडिशरी। लेजिस्लेशन लॉ बनाती है, पार्लियामेंट। जब हम लेजिस्लेशन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो पाकिस्तान में इससे मुराद है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट दो वालों पे मुश्तमिल है, नेशनल असेंबली और सेनेट। ये दोनों मिलके जो है वो क्या काम करते हैं, कानून साजी करते हैं, लॉ बनाते हैं। दूसरा जो ऑर्गन है वो स्टेट का, उसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं, जिसको हम गवर्नमेंट कहते हैं, जो लॉ को इम्पोज करती है, जो मुल्क को चलाती है। तीसरा जो है वो जुडिशरी है, जो लॉ की तशरीह व ताबीर करती है। When we are talking about political science, we are talking about concept of nation state. When we are talking about the concept of nation state, the nation state consists on 3 pillars. तो नेशन स्टेट जो है वो उसके 3 जो है वो पिलर हैं और तीसरा जो है वो जुडिशरी है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर विल्सन चर्चिल था, तो शुरू में जो उसके मुखालिफ फोर्सेस, जिसको नाजी फोर्सेस कहते हैं, ब्रिटिश को, बरतानिया को एलाइड फोर्सेस कहते हैं। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब जर्मन डोमिनेट कर गया था और बॉम्ब जो है वो गिरा रहा था बरतानिया पे, कहते हैं कि प्रैक्टिकली तौर पर जो है उसकी ईंट से ईंट बजा दी गई थी, बरतानिया की तमाम इमारतें मुनहदम हो गई थी। तो लोग बड़े परेशान थे, मीडिया बड़ा परेशान था। तो दरिसना मीडिया ने जो है वो इंटरव्यू लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई विल्सन चर्चिल के साथ। तो वहां पे एक साथी ने सवाल किया कि क्या बनेगा मुल्क का, क्योंकि जर्मन फोर्सेस ने, उनकी जो एयर फोर्स थी, उसने वाकई ईंट से ईंट बजा दी है। इंग्लिश में इसे नायलिज्म कहते हैं, मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो चर्चिल ने ये तरीकी फिक्रा जो है वो बोला। चर्चिल सेड, लुक, if our tell me our judicial system is performing properly, साफी ने कहा या, yes. तो चर्चिल सेड, nobody can defeat us. अगर हमारा अदालती सिस्टम सही तरह चल रहा है तो कोई हमें डिफीट नहीं कर सकता। When we are talking about history, रोमन एम्पायर की बात करते हैं, इस्लामिक ईरा की हम बात करते हैं, बनु उमैया के ज़माने की बात करते हैं, हम जो है बनु अब्बास के ज़माने की, तुर्क एम्पायर की बात करते हैं, हम जो है ब्रिटिश एम्पायर की बात करते हैं। तो इन तमाम जो हुकूमतें थी, एम्पायर जो थी, एक बात कॉमन थी कि उनका जुडिशल सिस्टम जो था वो इम्पैकेबल था, नाकाबिल तस्खीर था। हम लॉ पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हमें रोमन जो है वो लॉ के बारे में ज़्यादा जो है आगाही होनी चाहिए। रोमन जो थे जिन्होंने लॉ की बुनियाद रखी, ना सिर्फ लॉ की बुनियाद रखी बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के सिस्टम की भी बुनियाद रखी, बेहतर सिस्टम की बुनियाद रखी। तो रोमन के यहाँ हर किसी को इंसाफ मिलता था। आपने देखा होगा कि अब हमारा लोगो भी देखा होगा कॉलेज का, कि एक हाथ में तलवार है, दूसरे हाथ में तराजू है और आंखें जो हैं वो लेडी जस्टिस की बंद हैं। इससे मुराद ये था सिंबॉलिकली तौर पर, कोई भी शख्स रोमन एम्पायर में दाखिल होता था, खासकर ट्रेडर जो दाखिल होते थे तजारत करने की नीयत से,
तो जब वो रोमन एम्पायर में दाखिल हो जाते थे तो उनके साथ इंसाफ किया जाता था। तराजू तराजू को गौर से देखिएगा, उसमें कुछ कागजात हैं, डॉक्यूमेंट हैं, वो है शहादत, इररिफ्यूटेबल हाईली प्रोबेबल एविडेंस। केस को साबित करना है मुतलका एविडेंस के जरिए, जो उसको सबूत के तौर पर पेश की जा सके। और जज जो है उसकी आंखें बंद हैं, ब्लाइंड फोल्ड उसकी आंखों पे लगा हुआ है। इससे मुराद ये है कि गैर जानबदार कोई भी आदमी, उसके साथ बादशाह खड़ा है, ऑर्डिनरी आदमी खड़ा है, उसके साथ उसने प्रेजुडिस का मुजाहरा नहीं करना, बाइस का मुजाहरा नहीं करना, बल्कि इंसाफ करना है। और लॉ की इन्फोर्समेंट तलवार से, इंपेरेटिव लॉ जिसे हम कहते हैं। इंपेरेटिव लॉ से क्या मुराद है कि लॉ वो जो सॉवरेन का हुक्म है, जो उसकी वायलेशन करता है तो उसको जो है वो इन्फोर्स के करवाने के लिए तलवार का, सॉर्ड का इस्तेमाल वो लोग जो है वो करते थे। तो ये थी रोमन एम्पायर की कामयाबी की वजह। इसी तरह ब्रिटिश एम्पायर की कामयाबी की वजह हम बुजुर्गों से सुनते हैं, आप भी बुजुर्गों से सुनते होंगे कि जालिम थे अंग्रेज, जुल्म भी करते थे, लेकिन साथ ये लोग भी कहते हैं कि वो इंसाफ करते थे। उस जमाने में हर आदमी को जो है वो इंसाफ मिलता था। लेट्स कम टू द इस्लामिक हिस्ट्री। तो खुलफा राशिदीन, जिनमें से गोल्डन ईरा इस्लाम का हजरत उमर रजी अल्लाह ताला का तमन्ना है, तो उसमें हर शख्स को जो है वो इंसाफ मिलता था। बाकी भी खुलफा राशिदीन के ज़माने में इंसाफ मिलता था। इसलिए इस्लामिक एम्पायर जो थी वो पूरी दुनिया तक जो है वो फैल गई। तो इंसाफ का चूली दामन का साथ है किसी भी मुल्क की खुशहाली या उसके मुल्क की कामयाबी। जुडिशल सिस्टम जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अदा करती है। तो पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस यानी कि इंसाफ मुहैया करने के लिए अमूमी तौर पर जो है वो मुख्तलिफ अदालतें हैं। पहले नंबर पर जो अदालतें हैं वो सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स हैं। आप सुनते होंगे सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स। क्रिमिनल कोर्ट्स ऐसी अदालतें होती हैं जहां पर कोई शख्स अगर कोई जुर्म सरजद करे और वो जुर्म जो है वो पाकिस्तान पिनल कोड के मुताबिक जुर्म हो, तो अदालत जो है उसमें उसको सजा देती है। क्रिमिनल कोर्ट्स का काम ये होता है सजा देना, पेनलाइज करना। सिविल कोर्ट का काम ये होता है हक का तयन करना। दो पार्टी के दरमियान डिस्प्यूट है, दो पार्टी के दरमियान कोई मामला है, दो पार्टी के दरमियान मामला है, एक पार्टी ये कहती है मेरी प्रॉपर्टी है, दूसरी पार्टी कहती है मेरी प्रॉपर्टी है। एक पार्टी ये कहती है कि मेरा इंटाइटलमेंट है, मेरी रजिस्ट्री है, दूसरी पार्टी कहती है मेरी रजिस्ट्री है, इंतकाल है, म्यूटेशन है। तो दोनों के पास डॉक्यूमेंट होते हैं। कोर्ट जो है इस बात का तयन कर देती है कि किसकी प्रॉपर्टी बनती है, कौन उसका हकदार है। तो सिविल केसेस में सजा नहीं होती बल्कि हक का तयन किया जाता है। जब कोर्ट हक का तयन कर देती है, ये इंपॉर्टेंट बात है, उसके बाद जिसके हक का तयन किया गया है, जिसके हक में डिग्री सादर की गई है, जिसके हक में जो है वो कहा गया कि इसे इतने जो है वो पैसे दिए जाएं, डैमेजेस दिए जाएं, या जिस तरह मेंटेनेंस जो है वो मैरिज के केसेस में होता है, दूसरा फरीक देने से इनकार कर दे उस इंटाइटलमेंट को, वो उस हक को जिसका अदालत ने तयन किया, तो इस सूरत में जो है उसको सजा भी दी जा सकती है, पेनलाइज भी की जा सकती है। तो पहले नंबर पर जो है वो पाकिस्तान में अदालतें, उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दो तरह की, एक सिविल कोर्ट्स हैं, दूसरी क्रिमिनल कोर्ट है। तीसरे नंबर पर है एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स, इनको ट्राइब्यूनल भी कहते हैं। ऐसी अदालत या अदालतें जिनको ट्राइब्यूनल कहा जाता है, जहां पर गवर्नमेंट ऑफिशियल, सरकारी मुलाजमीन, अब सरकारी मुलाजमीन दो तरह के, ग्रेड 1 से लेकर 16 जिनकी अपॉइंटमेंट जो है वो सुबह करता है, ग्रेड 17 से लेकर 22 जिनकी अपॉइंटमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो करती है। ये सरकारी मुलाजमीन के जो मामलात हैं, कौन से मामलात? टर्म्स एंड कंडीशन के मामला, अपॉइंटमेंट से लेकर रिमूवल। अपॉइंटमेंट होती है पहले सरकारी मुलाजिम, आपने देखा होगा एडवर्टीजमेंट आता है, एडवर्टीजमेंट के बाद जो है वो उसका रिटन टेस्ट लिया जाता है, फिर उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, फिर उनका पहले लाजमी तौर पर अजमाइशी पीरियड होता है, प्रोबेशनरी पीरियड होता है, फिर उनकी कंफर्मेशन होती है, फिर आपने सुना होगा उनके ट्रांसफर का, उनकी प्रोग्रेस का मामला, प्रमोशन का मामला,
उनके इंक्रीमेंट का, तनख्वाह का, रिटायरमेंट का, ये सारे जो है वो टर्म एंड कंडीशन के मैटर कहलाते हैं। इन मामलात को डील करने के लिए एक अदालत बनाई जाती है जिसे ट्राइब्यूनल कहते हैं, जिसको एग्जेक्टिव कोर्ट कहते हैं। ये एग्जेक्टिव के तहत जो है वो बनाई जाती है। इसको जो है वो हुकूमत बनाती है, डिपार्टमेंट में जो है वो बनाई जाती है। तो दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव का लफ्ज़ी मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेसी जिसको हम कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जिसका तस्करा आपके सामने किया, ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 22 के जो मुलाजमीन हैं, उनके लिए जो अदालत बनाई जाती है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट यानी कि इंतजामी अदालत जो है वो कहा जाता है। तो ये जो है वो दूसरे नंबर पर पाकिस्तान में अदालत जो है वो बनाई जाती है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के मामलात को जो है वो सुना जाता है। आम अदालतें जो हैं इन मामलात के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 212 में जो है वो टर्म एंड कंडीशन के मामलात को उनसे अलहदा कर दिया गया है। वो तमाम मामलात जो सुनती हैं 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 212 के तहत वो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट जो है वो सुनती हैं, जिनको हम ट्राइब्यूनल कहते हैं। आपने सूबाई महोत्सव का नाम सुना होगा, वफाकी महोत्सव का नाम जो है वो सुना होगा। सूबाई महोत्सव, महोत्सव एहतसाब करना इंग्लिश में से ओम्बड्समैन कहते हैं। ओम्बड्समैन से मुराद एक ऐसा अदारा है, ऐसा जज होता है जो सरकारी मुलाजमीन का एहतसाब करता है। वफाकी लेवल पे वफाकी करता है, सूबाई लेवल पर सूबाई करता है। तो इसको जो है वो महोत्सव कहते हैं। ये भी एक एग्जेक्टिव कोर्ट होती है। अगर आप कभी कचहरी में जाएं तो दूसरी तरफ आप देखते हैं, एक तरफ तो आम अदालतें, दूसरी तरफ जहाँ पे डीसीओ वगैरह बैठते हैं, तो वहां पर आप देखते हैं कि रेवेन्यू की अदालतें जो है वो एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट बैठता है। तो वो भी एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट जो है, ये सारे जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है। तो ये दूसरे नंबर पर जो अदालतें होती हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट। तीसरे नंबर पर स्पेशल कोर्ट। आपने एंटी टेररिस्ट कोर्ट का नाम सुना होगा। टैक्सेशन की अदालत का नाम, इनकम टैक्स के लिए अलहदा से कोर्ट होती है। स्पेशल कोर्ट स्पेसिफिक मामलात को सुनने के लिए जो बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड स्पेशल कोर्ट। जिस तरह आपको बताया कि टेररिज्म के मामलात को सुनने के लिए जो अदालत बनाई जाती है, तो उसको जो है वो स्पेशल कोर्ट। तो दीज आर दी ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरीज ऑफ द कोर्ट इन पाकिस्तान। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 क्रिमिनल कोर्ट, नंबर 2 सिविल कोर्ट, नंबर 3 एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट और नंबर 4 जो है स्पेशल कोर्ट। तो ये अदालतें जो है वो अपने यहाँ जो है वो फंक्शन करती हैं। अब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जिस तरह आपको शुरू में बताया है कि अदालतें अगर आजाद नहीं होंगी, गैर जानबदार नहीं होंगी, इम्पार्शल नहीं होंगी और जल्दी से इंसाफ नहीं देंगी। देखिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के कुछ प्रिंसिपल है। जस्टिस शुड नॉट टू बी डन बट सीन टू बी डन। जस्टिस ना सिर्फ किया जाए, लोगों को नजर भी आए, लोग कहें कि अदालतें इंसाफ कर रही हैं। दूसरे नंबर पर अदालतें इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, दोनों फ्रीक एंड को सुने, किसी एक फ्रीक को सुनकर जो है वो फैसला ना दे, ना वो जल्दी से फैसला करे, हरीडली करे, ना उसमें डिले करे। डिले द जस्टिस, देयर इज नॉट जस्टिस। डिनाई द जस्टिस, डिलेड द जस्टिस, डिनाई द जस्टिस, हरीड द जस्टिस, बुचर द जस्टिस। आप कत्लेआम कर देते हैं जल्दी से, 1-2 दिन में। लोग कहते हैं ना इंसाफ होना चाहिए, तो इंसाफ प्रोसीजर के मुताबिक होना चाहिए, असूलों के मुताबिक होना चाहिए। पहले एफआईआर कटे, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, पुलिस रिपोर्ट तैयार हो, 173 की रिपोर्ट तैयार हो, फिर उसके बाद जो है वो चलान सेंटअप हो, जज के पास जाए, जज जो है वो दोनों तरह के जो है वो गवाहान के बयानात ले, पहले चार्ज जो है वो फिक्स करे। इसके बाद जो है यानी कि पहले क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को सॉल्व करे, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन ऑफ लॉ अप्लाई करे। ये है इंसाफ का तरीका। ये नहीं कि पहले दिन जो किसी को सजाए मौत दे दे या पहले दिन ही किसी को सजा दे दे। तो ये इंसाफ का मरवजा जो है वो असूल नहीं है। एक दफा किसी केस में सजा दे दी है, चाहे वो सिविल केस है चाहे वो क्रिमिनल केस है, दोबारा से उसको केस को नहीं सुना जा सकता। ये भी जो है वो जस्टिस का प्रिंसिपल है। अब इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोसीजर है वो आर्टिकल 175 ए में बयान किया गया है कि जजेस जो हैं वो उनकी अपॉइंटमेंट किस तरह से होती है। उसके लिए एक जो है वो कमीशन जो है वो कायम किया जाता है। वो कमीशन जो है जुडिशल कमीशन उसको कहते हैं, जिसमें कुछ लोग जो है वो शामिल होते हैं,
वो उसमें ये लोग जो हैं वो शामिल हैं। जो कमीशन जो कायम किया जाता है उसमें पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के लिए जज जो अपना जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं। इसके अलावा जो फॉर्मर चीफ जस्टिस है वो उसमें शामिल है। इसके अलावा जो है वो लॉ मिनिस्टर शामिल है, अटॉर्नी जनरल शामिल है, सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो उसमें शामिल हैं। तो इस तरह के लोग जो हैं वो शामिल होते हैं। तो पाकिस्तान में 175 ए, ये बाद में आपने पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को निकाल के, कि जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीका जो है इसमें बयान किया गया। अमूमी तौर पर वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में जो जजेस को की जो अपॉइंटमेंट होती है वो अमूमी तौर पर एग्जेक्टिव करती है। पूरी दुनिया में जो उसूल है जजेस की अपॉइंटमेंट का वो ये है कि उनकी अपॉइंटमेंट, जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो एग्जेक्टिव जो है वो करती है। एक तरीका जो है वो लाजमी तौर पर मैं आपके गोशगुजार करूंगा। अमेरिका में जजेस की अपॉइंटमेंट इस तरह होती है, क्योंकि अमेरिकन सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम को एक आइडियल सिस्टम दुनिया में कहा जाता है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो आगे चल के आप पार्ट 3 में पढ़ेंगे, अमेरिका में जज को अपॉइंट करने की एक ही सबसे बड़ी प्री रेक्विजिट है कि जज ऑनेस्ट होना चाहिए। सबसे बड़ी जो बात है वो जज ऑनेस्ट होना चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट का, सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंटमेंट, जजेस की अपॉइंटमेंट का ये तरीका जो भी आपको 175 के ए के तहत बताया है, वहां पर क्लियर नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अमेरिका में देखा जाता है कि जजेस जो हैं वो ईमानदार हों। पहले नंबर पर देखा जाता है वो ईमानदार हों। अगर कोई जज ईमानदार होगा तो फिर उसको जो है वो अपॉइंट किया जाता है। ड्यूरेशन जो है जजेस की, जिस तरह पाकिस्तान में कोई भी जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंट हो जाता है या लोअर जुडिशरी का अपॉइंट हो जाता है, तो उसे जब तक उसकी उम्र रिटायरमेंट की नहीं आती, उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बगैर जो है वो उसे अपने ओहदे से उसकी इम्पीच नहीं की जा सकती, उसे अलहदा नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अभी आपने काजी ईसा की जो है वो केस सुना लगा हुआ है, तो वो उसके लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसका केस सुनती है। उसकी रिकमेंडेशन जो है वो प्रेसिडेंट देता है या जो है वो गवर्नर देता है प्रोविंशियल लेवल पे। तो उसके खिलाफ जो है वो ये आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हियरिंग डे बाय डे काजी ईसा के केस में हो रही है। उसमें आप देख सकते हैं कि जजेस को की जो है वो इम्पीचमेंट या रिमूवल का तरीकाकार जो है वो बड़ा ही हार्ड एंड फास्ट है। पाकिस्तान में जजेस जो है वो उनको रिमूव करना बड़ा मुश्किल है। तो जजेस को अगर ये सेफ्टी ना हो कि जब तक वो रिटायर नहीं होते उन्हें उसके ओहदे से नहीं हटाया जा सकता, मास बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के या इम्पीचमेंट के, तो वो अपना काम जो है वो नहीं सही तरह करेंगे। तो अमेरिका में देखते हैं वहां पे भी इम्पीचमेंट होती है। दुनिया में हर मुल्क में जो है वो जजेस जो है वो उनको जो है ना सिर्फ जो वो कार्रवाई ऑनेस्टली करते हैं, फैसले देते हैं, उनसे एक्सनरेशन जो है वो उन्हें हासिल है, बल्कि जो है उन्हें जो है वो उनके ओहदे से अलग करने के लिए बड़ा हार्ड तरीका जो रिमूवल का आपको बताया, इम्पीचमेंट के जरिए जो है वो उनको। अब जजेस जो है वो अपने फंक्शंस जो है वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। प्राइमरी फंक्शन जो है वो जजेस का ये है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एक केस जो उसके पास आता है, कोई भी जज जो है उसने क्या करना होता है, दो काम, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ को अप्लाई करना होता है। यू आर स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी ऑफ लॉ, उसमें आपने डिस्कस किया होगा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो क्या होता है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ये है कि उस पे जो है वो उसकी तमाम शहादत ले जो अकॉर्डिंग टू लॉ रेलिवेंट है। अब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जब जजेस सॉल्व करते हैं तो यकीनी तौर पर जजेस के पास जवाबदेही इख्तियारात होता है। किसी गवाही को वो जो है वो कबूल करें, किसी को ना करें। जो कबूल नहीं करते उसकी रीजन बताएं। ये ज़हन में रखें कि वैसे उनकी मर्जी नहीं होती। हमारे यहाँ सवाबदीद का मतलब जो उर्दू में निकाला जाता है ये बड़ा क्रिटिकल है। सवाबदीद से मुराद ये है कि वाइसली, जुडिशियसली, रैशनली कोई चीज को आप एक्सेप्ट कर लें, आपके पास ऑप्शन है। ये गवाही आप दुरुस्त समझ रहे हैं उसको ले लें, रेलिवेंट है वो ले लें, जो रेलिवेंट नहीं है उसको ना लें। इसको कहते हैं क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को सॉल्व करने के लिए जवाबदेही इख्तियारात जजेस के पास। लेकिन क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो उसको अप्लाई करने के लिए जवाबदेही इख्तियारात नहीं होते, वो जजेस को हर सूरत में अप्लाई करना पड़ता है। तो इस तरह से जज जो है वो प्राइमरी जो है वो
अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दूसरे नंबर पर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, ये प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स करती है। राइट्स क्या हैं? अब दो तरह के राइट्स ये ध्यान में रखें, एक आम राइट्स हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिविक राइट, जो आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। दूसरे हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो करती है, और बाकी राइट्स की प्रोटेक्शन जो है वो ऑर्डिनरी कोर्ट जो है वो करती है। फंडामेंटल राइट जिनका तस्करा कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाता है और राइट्स जिनका तस्करा लॉ में किया जाता है, तो ये इनके दरमियान जो है राइट्स को प्रोटेक्ट करना, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना जो है वो अदालतों की ओवलीन जिम्मेदारी है। तीसरे नंबर पर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो हैं ये आइन की तशरीह और ताबीर भी करते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज लॉ। एक झगड़ा पैदा हो जाता है दो अदारों के दरमियान, दो अशखास के दरमियान। कोई कहता है लॉ की ये डेफिनेशन है, कोई कहता है लॉ की ये डेफिनेशन है। एक फरीक ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन की ये डेफिनेशन है, दूसरा फरीक ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन की ये डेफिनेशन है। तो उसकी फाइनल तशरीह जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो करती हैं। कोर्ट आर द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट जो हैं वो कस्टोडियन होती हैं, रखवाली करती हैं आइन की। whenever there is a dispute what is the constitution and what is law, आइन क्या है, लॉ क्या है, जब ये झगड़ा पैदा हो जाता है तो उसको सॉल्व जो है वो अदालतें करती हैं। तो तीसरे नंबर पर जो फंक्शन परफॉर्म करती हैं अदालतें वो इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करती है। नंबर 4 एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन से मुराद है कि कोई भी एडवाइस तलब करती है हुकूमत, कोई अदारा, कोई जो है वो सूबा तलब करता है, तो उसको जो है प्रेसिडेंट एडवाइस तलब कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर एडवाइस जो है वो तलब कर सकता है। तो इस सूरत में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से अमूमन जो है वो एडवाइस जो है वो तलब की जाती है। तो ये भी उनके फंक्शन में शामिल है, अदालतों के फंक्शन में शामिल है। नंबर 5 है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन से मुराद क्या है कि कोर्ट्स जो हैं इनकी हायरार्की यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तक जजेस की प्रमोशन होती है, जज की जो है वो ट्रांसफर होती है, जज जो है उसकी ट्रांसफर रोक ली जाती है, उसकी इंक्रीमेंट रोक ली जाती है, उसके खिलाफ इंक्वायरी जो है वो शुरू हो जाती है। तो जिस तरह आप सुनते हैं कि डिस्ट्रिक्ट में जो है वो सेशन जज या डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है वो जजेस की ट्रांसफर करता है, जजेस के एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को कौन से जज ने किस जज अदालत में बैठना है, तो ये अगर कोई रिजर्वेशन है वुकला की, किसी क्लाइंट की, ये सारे मामलात को जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कहते हैं। इसी तरह हाई कोर्ट में जो हाई कोर्ट का जज है, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन करता है, इंतजामी मामलात के बारे में, वक्तन फवक्तन कौन सी अदालत कहाँ पे बैठेगी उसके लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाएगा, कोई भी अदालत जो है वो कितने घंटे जो है वो चलेगी उसके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो बनाएगा। जजेस की ट्रांसफर का मामला है, तो ये सारे मामला अकातकार क्या होने चाहिए, किस तरह जो है वो पेशी लिस्ट जो है वो तैयार की जाएगी, तो ये सारी बातें जो हैं ये जजेस की एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में आती है। तो ये सारा फंक्शन जो है वो कोर्ट जो है वो परफॉर्म करती हैं। तो ये जजेस के फंक्शंस हैं, यानी कि प्राइमरी फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शंस हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस हैं, एडवाइजरी जो है वो उनके फंक्शन है और एडमिनिस्ट्रेटिव उसके फंक्शन है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जुडिशरी और लेजिस्लेशन जो है वो उसका जो है वो आपस में रिलेशंस क्या है। Today we are living in the age of executive. When we're talking political science, today the modern age, the age of welfare state is called age of executive. ये proposition है CSS एग्जाम में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, बड़ी क्लासेस में
ये प्रोपोजिशन जो है वो पूछी जाती है। तो एग्जेक्टिव पाकिस्तान में देखें, हुकूमत, चीफ एग्जेक्टिव प्राइम मिनिस्टर है, हुकूमत चलाती है। इसके अलावा एग्जेक्टिव जो है वो आप देखते हैं खासकर पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो कानून साजी भी करती है। अब पाकिस्तान में कोई भी कानून साजी करनी हो तो वो हुकूमत करेगी। क्यों करती है? कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अक्सरियत उनकी होती है, जिनकी अक्सरियत होती है वो वक्त दो काम करती है, वो कानून साजी भी करते हैं, वो इंतजामी मामला तो हुकूमत भी चलाते हैं। तो ये दोनों मिलकर, खासकर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये दोनों मिलकर जो है वो काम करते हैं। तो क्योंकि एग्जेक्टिव और लेजिस्लेशन मिलकर काम करते हैं, इसलिए इनके ऊपर एक चेक की जरूरत है, वो है जुडिशरी। तो जुडिशरी जो है वो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। एज अ कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज ड्यूटी ऑफ द जुडिशरी टू चेक द अदर इंस्टीट्यूशन। दैट इज वाई देयर इज अ सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी। क्योंकि अदालतों की सुप्रीमेसी इसलिए होती है कि कोई भी मसला अगर दरपेश आ जाता है तो उसका फैसला जो है वो अदालतें करती हैं। तो ये अदालत जो है वो अपना फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। तो जुडिशरी जो है इसका तल्लक एग्जेक्टिव के साथ भी है, क्योंकि एग्जेक्टिव उसको अपॉइंट करती है। इसका तल्लक लेजिस्लेशन के साथ भी है कि पार्लियामेंट जो कानून साजी करती है उसको वो चेक भी कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू भी कर सकती है। अदालतें जो हैं वो उसका जुडिशियल रिव्यू यानी उस पर जो है वो नजरसानी भी कर सकती हैं। तो इस तरह से एग्जेक्टिव, लेजिस्लेशन और जुडिशरी जो आज हमने पढ़ा है, ये अपने फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। स्टेप बाय स्टेप जो है वो हमने इनको डिस्कस किया। अब आपसे क्वेश्चन लेते हैं, रिकॉर्डिंग बंद कर।